एक नंबर खिचड़ी बनना चाहिए और पेट भर के बच्चों को खिलाओ। फिर वो बच्चा पेट भर के वो खिचड़ी खाता है और मस्त क्या करता है, सोता है। फिर सरकार ने उन टीचरों के पीछे काम लगाया, इलेक्शन कमीशन का काम लगाया। उसके बाद भी काम लगाया कि आप गांव में जाओ, कितने संडास बनाए गए हैं, नहीं बनाए गए, उसकी गिनती करो। गांव में कितने कुत्ते हैं, बैल है, बिल्ली है, सुअर है, उसकी गिनती करो। इसका मतलब सरकार ने नियोजन किया। क्या नियोजन किया कि जिस शिक्षा के कारण बहुजन समाज में शिक्षित, प्रशिक्षित और अधिकारी वर्ग का निर्माण होता था, उस समाज की नसबंदी कर दी जाए। क्या कर दी जाए? क्योंकि हमारे प्रगति का सबसे बड़ा आधार क्या है? एजुकेशन, शिक्षा। यह हमारी प्रगति करती है, मानवों की क्या करती है? प्रगति करती है। और इसी प्रगति के आधार पर हमारे समाज में क्रांतिकारी लोग पैदा हुए, हम शासक लोग में तब्दील हुए, अधिकार संपन्न लोग हुए। ब्राह्मणों ने हमें अधिकार वंचित किया गया था, हम अधिकार संपन्न हुए। उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने किया कि इसका नियोजन किया जाए, एक हाथ से एक तरफ से देने की बात की जाए और दूसरे हाथ से छीन लिया जाए। तो हमारे टीचरों के पीछे ये काम लगाया। माँ बाप ने सोचा, अरे यार यह पहली से लेकर तो 8वीं तक के इसको और का ढंग नहीं आ रहा है, एक काम करते हैं, ये जो सरकारी स्कूलों के जो टीचर है ये सिर्फ केवल क्या कर रहे हैं? पगार ले रहे हैं और हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं रहे। हम एक काम करते हैं, प्राइवेट स्कूलों में डालते, सीबीएसई पैटर्न बदनाम कर दिया गया, एजुकेशन सिस्टम को सीबीएसई पैटर्न बढ़ा दिया गया। सरकारी स्कूलों में गांव के 100 बहुजनों में से 85 बहुजन पढ़ने जाते थे। खतरनाक मामला बता रहा हूं। गांव के स्कूलों में, गांव में रहे हुए 85% बहुजन स्कूल में पढ़ने जाते थे। यही 85% बहुजन यह शहरों में पढ़ने जाते थे और यही 85% बहुजन यह अधिकारी वर्ग में तब्दील होते थे। अभी सीबीएसई पैटर्न में जो स्कूल है वहां पर ब्राह्मणों के, सवर्णों के 85% बच्चे पढ़ने जाते हैं और 15% बच्चे बहुजनों के पढ़ने जाते हैं। यही 85% सवर्णों के बच्चे शहरों में जाते हैं और यही 85% सवर्णों के बच्चे अधिकारी वर्ग बनकर शासक वर्ग में। सरकारी शिक्षा बहुजनों को शासक बनाने की सबसे बड़ी व्यवस्था थी। अभी वर्तमान में शिक्षा क्या कर दी? खत्म कर दी। अभी ये जो है 12वीं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड भी खत्म करने वाली है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। और स्किल एजुकेशन के नाम पर उन्होंने कहा कि अगर माली का बेटा है तो उसको फूल कैसे काटे जाएगा ये पढ़ाया जाएगा, तेली का बेटा है उसको तेल कैसा निकालना है ये स्किल एजुकेशन के नाम पर पढ़ाया जाएगा, कुमार के बच्चे को घड़ा कैसा बनाना है वह सिखाया जाएगा। यानी जो जातिगत जो परंपरा है और जातिगत जो व्यवसाय है उस आधार पर ये पढ़ाया जाए। पहले पीएचडी करने का 5 साल का कालावधि होता था। अभी पहले ही साल में अगर आप नाम निकालोगे तो आपको डिप्लोमा दिया जाएगा। दूसरे साल आप अगर नाम निकाल दोगे, एजुकेशन छोड़ देंगे तो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तीसरे साल निकालोगे तो डिप्लोमा पर प्लस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। यानी हमारे बहुजन समाज के जो बच्चे हैं उनकी पीएचडी की डिग्री करने की इच्छा शक्ति को खत्म कर दिया। हमारे महापुरुषों ने आंदोलन चलाया, महात्मा ज्योतिराव फुले ने आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? मुझे मेरे समाज को शिक्षित बनाना। शाहू महाराज ने आंदोलन चलाया कि मुझे मेरे समाज के शिक्षित लोगों को, इन लोगों को प्रतिनिधित्व देकर अधिकारी बनाना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आंदोलन चलाया कि मुझे मेरे समाज को शासन करती जमात बनाना है। महात्मा फुले जी का आंदोलन या न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने खत्म कर दिया। कोरोना महामारी में लाई, इससे खतरनाक मामला 1991 में एलपीजी नाम का एक्ट आया। एलपीजी एक्ट ने क्या किया? तो एलपीजी एक्ट के माध्यम से जो लाइब्रेराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, आज वर्तमान में पढ़े लिखे लोगों को पूछो एलपीजी यानी क्या होता है तो वो कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस। भ्रम देखो कितना फैलाया गया हमारे लोगों। हाँ होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लेकिन लिक्विड पेट्रोलियम गैस से ज्यादा सत्यानाश हमारा एलपीजी ने किया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उद्योगपतियों को बड़ा करने के नाम पर हजारों
तो उद्योगपतियों को माफ कर दिया। अंबानी अदानी के बाप दादाओं ने कई पेट्रोल पंप के ऊपर में पेट्रोल नहीं भरा। ये भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में 1990 के बाद में 91 के बाद में उनको बड़ी मात्रा में कर्जा दिया। अभी हमारे महाराष्ट्र में और राष्ट्रीय स्तर पर एक आंदोलन चल रहा है ओल्ड पेंशन वाला मामला। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलने का जो मामला चल रहा है, 2005 के बाद में जो ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को पुरानी पेंशन योजना ओपीएस नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उसके पहले वाले लोगों को भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 91 में जो एक्ट आया है, ये एक्ट का जो पैसा था जो कर्मचारी का ईपीएफओ में जाता था, ये सारा पैसा सरकार ने उद्योगपतियों को दे दिया। कर्मचारी का ईपीएफओ का जो पैसा जो प्रोविडेंट फंड का डिविडेंड फंड का जो जमा होता था सरकार के पास में, ये सारा उद्योगपतियों को दे दिया। और उद्योगपतियों को देने के बाद में उद्योगपति लोगों ने सारा पैसा, अभी कर्मचारियों का जो पैसा सरकार के पास में जमा था, इसका बेनिफिट कहां से आएगा? पैसा ही नहीं है तो कहां से आएगा? 2005 के पहले की भी ओपीएस खत्म हो गई है। हमारे कर्मचारियों को पता नहीं। हमारे महाराष्ट्र में 18 लाख लोगों ने मोर्चा निकाला, आमरण उपोषण, और उधर आरएसएस के लोगों ने बेरोजगारों को रास्ते पर उतारा। बाप ओपीएस के लिए आंदोलन कर रहा है और सरकार ने बेटे और बेटी को उनके जगह पर नौकरी देने की बात की। बाप के विरुद्ध में बेटे को भिड़ा दिया, बेरोजगारों को उतार दिया। भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने इंटरफेयर किया, सारा मामला रफा दफा कर दिया हम लोगों का महाराष्ट्र में। तो इसलिए साथियों, एलपीजी के कारण हमारे लोगों की नौकरियां तक खत्म हो गई, एजुकेशन खत्म हो गया, और खत्म होने के बाद में हमारे महापुरुषों का जो आंदोलन था शिक्षा और प्रतिनिधित्व का, ये सारा मामला इस व्यवस्था ने खत्म कर दिया। यह न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मामला साथियों इतना खतरनाक है कि आने वाले समय में इस बहुजन एससी, एसटी और ओबीसी समाज में आईएएस, आईपीएस, कलेक्टर, डॉक्टर, प्रोफेसर, आईआरएस और जो भी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले लोग हैं वो पैदा होने वाले नहीं है। एमबीबीएस का अभी फीस 1 करोड़ रुपए फीस है। हमारे कितने लोगों के पास में 1 करोड़ रुपया है? और बन गया तो डॉक्टर पायल गढ़वी के माध्यम से उसके ऊपर हरासमेंट किया जाता है। यहाँ डॉक्टर पायल गढ़वी का नाम सुने आप लोग? महाराष्ट्र में डॉक्टर पायल गढ़वी नाम की लड़की एमबीबीएस छात्रा थी, वो हॉस्टल में थी, तो जातिगत मानसिकता के आधार पर 3 ब्राह्मण लड़कियों ने उसके साथ में इतना अन्य अत्याचार किया कि उसको सुसाइड करना पड़ा। डॉक्टर पायल गढ़वी ने सुसाइड किया, इसका मतलब कि एक तो हमारा एजुकेशन खत्म कर दिया गया। हम हमारे एजुकेशन को लेकर कैसा भी स्ट्रगल कर जाते हैं तो व्यवस्था में बैठे हुए लोग हमें हरासमेंट करते हैं, मानसिक प्रताड़ित करते हैं। आज भी जातिवाद के आधार पर हमारे साथ में व्यवहार किया जा रहा है। इसलिए साथियों कि वर्तमान में जो छात्रा है, छात्रा हो या महिलाएं हो, ये समाज का 50% हिस्सा होता है। और जो भी आंदोलन में महिलाएं और छात्राएं बड़े प्रमाण में सहभाग लेती है, वो आंदोलन कभी भी विफल नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठान का संगठन है जो विद्यार्थिनियों को भी अपने महापुरुषों के आंदोलन के प्रति खड़ा करने के लिए और उनको भी एक प्रबल बनाने के लिए बड़ी मात्रा में हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ जिसकी राष्ट्रीय संयोजिका रंजन मैडम है, जो कि उत्तर प्रदेश से है, तो छात्राओं का भी स्वतंत्र लेवल पर संगठन बनाकर उनको भी बड़े मात्रा में राष्ट्रव्यापी आंदोलन में उतारकर हमें साथियों इस आंदोलन में साथ और सहयोग देना होगा। साथियों, इस दूसरे सत्र का जो आखिरी विषय है कि शासन प्रशासन ने ठेका प्रथा पर भर्ती करना, शिक्षा का निजीकरण तथा एससी, ओबीसी एवं माइनॉरिटी का शिक्षा एवं नौकरियों में प्रतिनिधित्व को खत्म करना, यह बहुजनों को चिरस्थायी गुलाम बनाने का मनोवादी शासक जातियों का भयानक षड्यंत्र है। साथियों, जिस प्रकार से मैंने आपको एनसीईआरटी का जो रिपोर्ट बताया है, वो एनसीईआरटी का रिपोर्ट अगर आप सर्च करोगे घर जाकर तो आप रात भर नहीं सो पाएंगे, इतनी खतरनाक परिस्थिति है। और ये क्यों किया जा रहा है, इसका एकमात्र उदाहरण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। साथियों, 1978 में बामसेट नाम का संगठन बना। मैंने जिस प्रकार से आप लोगों को बताया कि माय एजुकेशन फॉर माय करियर निर्माण होने के कारण हमारे समाज का सत्यानाश हुआ, तो माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी निर्माण करना होगा। और माय एजुकेशन फॉर माय सोसाइटी के नाम पर
माननीय दीनाभाना खापर्डे और कांशीराम साहब ने 1978 में जो संगठन बनाया, उस संगठन के माध्यम से देश के सभी जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी समाज के जो लोग हैं, उन समाज के जो कर्मचारी वर्ग है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन लोगों को अपने पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से जागरूक करने का काम बड़ी मात्रा में 1978 में किया गया। और 1978 में यह काम करने के बाद में साथियों, जब संगठन को, जब कांशीराम को इस बात की एहसास हुआ, कांशीराम जी को इस बात का एहसास हुआ कि हमें अभी राजनीतिक ताकत निर्माण करनी होगी, और बांध से और यह कर्मचारी संगठन इतना ताकतवर बन चुका था कि साथियों, जिसका नतीजा आप लोगों के सामने है उत्तर प्रदेश का मायावती जी का, कि कम समय में सरकार बनाने लायक और सरकार गिराने लायक यह संगठन की ताकत मजबूत हो गई थी। सन 1978 में बनाया हुआ संगठन। और यह प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है, हमारा एजुकेशन और हमारी नौकरियां खत्म करने का ये जो मामला है, यह 1991 को किया गया। यह भी काफी खतरनाक ओबीसी से जुड़ा हुआ मामला है, इसका मैं आपको बताता हूं। जब मंडल आयोग का जब निर्णय आया 16 नवंबर 1992, कितने तारीख को? 16 नवंबर 1992 को निर्णय आया कि 52% ओबीसी को 27% क्या देंगे, रिजर्वेशन देंगे, और उसमें क्रीमीलेयर की मर्यादा लगाई। क्रीमीलेयर आप लोगों को पता है? आपको क्या लगता है केवल मात्र ओबीसी के लोगों को क्रीमीलेयर है? नहीं है, SC, ST के लोगों को क्रीमीलेयर लागू कर दिया। इनकम सर्टिफिकेट हर किसी को देना होता है। SC, ST के लोग इनकम सर्टिफिकेट देते हैं, दैट इज क्रीमीलेयर। जब SC, ST के लोगों को जब है, तो उनको यह इनकम सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? वो चाहे प्रबल रहे, दुर्बल रहे, देना तो पड़ेगा ना। इनकम सर्टिफिकेट क्यों मांगा जा रहा है? क्रीमीलेयर लगाकर। वैसी ओबीसी को 3 लाख की मर्यादा लगाई गई थी। कब? 16 नवंबर 1992 को। और 16 नवंबर 1992 को इन लोगों को ऐसा लगा, ब्राह्मणों को और प्रस्तावित व्यवस्था सरकार को ऐसा लगा कि अभी तक SC, ST के लोग आ रहे थे, अब ओबीसी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, अब ओबीसी के भी लोग आएंगे, देने के पहले ही खत्म कर दिया जाए। और 1991 में एलपीजी लागू किया। मामला देखो कितना खतरनाक है। एलपीजी पहले प्राइवेट कर दिया और बाद में ओबीसी को रिजर्वेशन। और ओबीसी लोग जागरूक नहीं होना चाहिए क्रीमीलेयर के लिए, तो इन लोगों का कमंडल आंदोलन खड़ा कर दिया। और कमंडल आंदोलन खड़ा करने के बाद में बाबरी मस्जिद कौन से नहीं गिराएगी? 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर को क्या होता है? 6 दिसंबर हमारे संविधान निर्माता का परिनिर्वाण दिन है, जिन्होंने हमें इंसान में लाया, जिसने अपने बच्चों को तक कुर्बान कर हमारे बच्चों को लायक बनाने के लिए काम किया। आज हमारे घर के ये जो 4 बड़े बड़े स्तंभ है, इसके नीचे बाबा साहब आंबेडकर जी की औलादे हैं, उनकी मजबूती के कारण है। ऐसे संविधान निर्माता का परिनिर्वाण दिन 6 दिसंबर, और उसी दिन बाबरी मस्जिद गिराई। क्यों गिराई? कि ओबीसी, SC, ST के लोगों का यह समीकरण नहीं होना चाहिए। ये गिराने का मामला है, और इसमें सबसे बड़ा रोल यह एलपीजी का है। यह एलपीजी के कारण साथियों बड़े प्रमाण में हमारे समाज का सत्यानाश हुआ। यह एलपीजी का मामला, एलपीजी ये जो प्राइवेटाइजेशन का मामला है, प्राइवेटाइजेशन का मामला यह पेंशन को लेकर है, यह बेरोजगारी को लेकर है, शासन करती जमात को खत्म करने का मामला है, हमारी आजादी को खत्म करने का मामला है। और इससे भी खतरनाक मामला एक और बताना चाहता हूँ। इससे खतरनाक मामला क्या है साथियों? तो 1984 में इंदिरा गांधी सरकार ने इस देश में, जैसा 1978 में बांधसेत बना, और बांधसेत की जागृति के कारण बीएसपी बड़े मात्रा में बढ़ा, ब्राह्मणों को और शासक वर्गों को लगा कि यह लोग अगर जागरूक होकर अपने वोट का उपयोग अगर राजा बनने के लिए करेंगे, क्योंकि वोट का अधिकार ये दान करने का नहीं है, मतदान यह मताधिकार है। और मताधिकार अगर इन लोगों को समझ में आ गया तो ये लोग आने वाले समय में शासक बन सकते हैं। 84 में इंदिरा गांधी ने ईवीएम नाम की मशीन लाई, और ईवीएम में किसी भी प्रकार का हमारे लोगों के लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है। अभी का न्यूज 2 दिन पहले का कि बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं कि हम ईवीएम के माध्यम से बीजेपी की सरकार चुनकर लाएंगे, दावे से बोल रहे हैं।
और 2014 में बड़े प्रमाण में, 2004 में, 2009 में ईवीएम में कांग्रेस ने गड़बड़ी की। 2004 और 2009 में ईवीएम में गड़बड़ी की। 2014 और 2019 में बीजेपी ने गड़बड़ी की। महात्मा फुले जी का आंदोलन था शिक्षा का, शाहू महाराज जी का आंदोलन था प्रतिनिधित्व का, और बाबा साहेब अम्बेडकर जी का क्या आंदोलन था? राजा बनाने का, शासन करके जमात बनाने का। किस आधार पर? 1 वोट 1 वैल्यू। जो समाज को कोई पूछता नहीं था, जिस समाज की कोई इज्जत नहीं थी, उस समाज को इज्जत देने का काम यह वोट के माध्यम से किया गया। और वो उस वोट की चोरी करने के लिए प्रस्तावित व्यवस्था ने ईवीएम मशीन लाकर हमारे लोगों का सत्यानाश बड़े मात्रा में कर दिया। अभी साथियों ये समस्या है, और मैंने जिस प्रकार से आपको बताया कि सामाजिक व्यवस्था पर जिसका नियंत्रण होता है, धार्मिक व्यवस्था उन्हीं के हाथ में होती है, और उन्हीं के हाथ में राजनीतिक व्यवस्था भी होती है। अभी इस समस्या से हमें समाधान अगर निकालना है, हमें फिर से इस देश में शासन करती जमात बनना है, तो क्या करना होगा? तो साथियों, ब्राह्मणों ने हमारे शत्रुओं में हमें 6743 जातियों के टुकड़ों में बांटा। हमें इन 6743 जातियों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। हम किस समाज की आजादी की बात कर रहे हैं? तो हम उस समाज की आजादी की बात कर रहे हैं जो 6743 जातियों में बटा हुआ है। यानी क्या करना पड़ेगा? सामाजिक आधार पर उनको जोड़ना पड़ेगा। और ये समाज भारत देश के 31 राज्य में रहता है। कितना? भारत देश की 31 भौगोलिक दायरे में रहता है। तो हमें राष्ट्रव्यापी संगठन निर्माण करना होगा। हमारी समस्या का समाधान और हमारी प्रगति और हमारा उद्देश्य, हम व्यवस्था परिवर्तन तभी कर सकते हैं जब तक हम राष्ट्रव्यापी संगठन शक्ति का निर्माण नहीं कर सकते। विचारों के आधार पर केवल लोगों को जागरूक किया जा सकता है, विचारों के आधार पर लोगों को समर्थन में लिया जा सकता है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परिवर्तन संगठन शक्ति के आधार पर होगा। परिवर्तन करने वाले सबसे बड़े आदमी तथागत बुद्ध परिवर्तन किया संगठन शक्ति को आधार बनाकर। नेल्सन मंडेला ने परिवर्तन किया, संगठन शक्ति को आधार बनाकर किया। हमारे महापुरुषों ने परिवर्तन किया, संगठन शक्ति को आधार बनाकर किया। और भविष्य में अगर हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसकी पूर्व शर्त है संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा। आज छत्तीसगढ़ राज्य में 33 जिला है। कितने जिला? 33 जिला है। 33 जिलाओं का संगठन अगर खड़ा किया जाए और एक जिला में कम से कम 1000 लोग ही अगर पकड़ लिए जाए, कितने लोग? 1000 लोग। 1000 लोग अगर एक जिला से, तो 33 जिला से कितने हो गए? 33,000 लोगों का मोर्चा रायपुर के अगर विधान भवन पर लेकर जाया जाए तो आंदोलन करने के लिए भी एक वोट एक हथियार है, वोट एक हथियार है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट एक हथियार है, और तीसरा रास्ते की लड़ाई एक हथियार है। यूसीसी लागू करने वाले लोग जो बात करते थे, एनआरसी एनपीआर लागू करने की जो लोग बात करते थे, वह रास्ते की लड़ाई लड़ने के कारण ही पीछे हटे हैं। तो भविष्य में अगर हमें हमारी समस्या से अगर समाधान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? हमें रास्ते की लड़ाई तैयार करने के लिए संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा। आज संगठन के माध्यम से भारत बंद करने का कार्यक्रम होता है, कार्यक्रम दिया जाता है भारत बंद, या कोई हमारा उद्देश्य, पर उद्देश्य को पूरा करने के लिए भारत बंद किया जाता है। क्यों? कि भारत बंद का कार्यक्रम दिया जाएगा तो उस हैंडबिल में विविध प्रकार के क्या होते हैं? मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों को समाज व्यवस्था में जो लोग रहते हैं उन लोगों तक जाकर उनको जोड़कर जागरूक कर उनको संगठन शक्ति में लाकर रास्ते पर उतारना, ये उसके पीछे का उद्देश्य है। राज्य अधिवेशन करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य का अधिवेशन है, तो इसमें यह विषय दिए। तो समाज व्यवस्था में जो लोग हमारे समाज के रहते हैं उन लोगों तक जाकर इसका प्रचार प्रसार करके उनको यहाँ पर लाकर संगठन शक्ति में जोड़ना, ये इसका उद्देश्य है। राज्य अधिवेशन करना कोई उद्देश्य
राज्य अधिवेशन यह माध्यम है समाज को संगठन शक्ति में रूपांतरित करने का। कैडर कैंप क्या है, प्रशिक्षण क्या होता है? तो साधारण कार्यकर्ताओं में नेतृत्व निर्माण करने के लिए प्रशिक्षण किया जाता है। यहाँ पर हमारे साथी बोल रहे थे, कैसे भी बोले होगे, टूटा फूटा जैसा भी बोले होगे, नेतृत्व करने की क्षमता, मैं भी इसी प्रक्रिया से आया हूँ। और यही साथियों ने अगर समझ लिए, इन साथियों ने अगर ठान लिया, हम 33 जिलाओं का संगठन खड़ा कर दिखाए, क्या करना है? तो आपका हर मित्र हर जिला में रहता होगा, हर जिला में कॉलेज होगा, हर जिला में क्लासेस होंगे, हर जिला में स्कूल होंगे। हमें हमारा समय, हमें 7 दिन में का एक समय समाज के लिए और संगठन के लिए देना होगा। ब्राह्मण अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार समर्पित है, इसीलिए शासन। हमारा समाज अपने उद्देश्य के लिए ईमानदार और समर्पित नहीं है, इसलिए गुलाम है। हमारे समाज में भी वह ईमानदारी पता करनी होगी, वो समर्पित भावना निर्माण करनी होगी। ब्राह्मणों का 80 साल का बुढ़ा होता है जो मरते समय भी अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए समर्पित तौर पर काम करता है। वो लोग अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित और ईमानदार है। हम लोगों में उतनी ईमानदारी और समर्पित भावना जब तक निर्माण नहीं होगी, हम लोग उस व्यवस्था को खत्म, हम लोगों ने प्रण लेना चाहिए। यह राज्य अधिवेशन के माध्यम से अगले साल का राज्य अधिवेशन आने तक हम 33 जिलाओं का संगठन खड़ा कर दिखाए, क्योंकि हमारी आजादी के और हमारे बीच में संगठन शक्ति ही यह केवल मात्र एक बिंदु है, और हम शासक बनने के लिए अग्रसर है। मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं, दुनिया में जो लोग प्रतिक्रिया करते हैं वो प्रशासक होता है, वह गुलाम होते हैं, और जो क्रिया करते हैं वो शासक होते हैं। पहले ब्राह्मण हमारे समाज के लोगों को अपने समर्थन में लेकर बाबा साहब की मूर्ति तुड़वाता था, हमारे महापुरुषों की मूर्ति तुड़वाता था, हमारे लोग रास्ते पर आते थे, आने के बाद में प्रतिक्रिया देते थे, हम लोग गुलाम थे। आज हम लोग क्रिया करते हैं, हम भारत बंद करते हैं, हम हेडक्वार्टर के ऊपर मोर्चा लेकर जाते हैं, और हमारा शत्रु कहता है हमारे पूर्वजों ने पाप किया था, उसका पापश्चालन। ये नैसर्गिक सिद्धांत है शासक बनने का, और इसकी पूर्व शर्त है संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा। साथियों, अगर छत्तीसगढ़ राज्य के 33 जिलाओं में अगर हमने संगठन खड़ा कर दिया, संगठन शक्ति को मजबूत कर दिया, तो हम आने वाले समय में छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार की भी आने लायक बन सकते। हमने हमारे लोगों में शासन करती जमात बनने की सोच पैदा करने के लिए बेरोजगार जोड़ो यात्रा और बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम निकाला था, जो देश के 25 राज्य में हमने सफलतापूर्वक संपन्न किया। आने वाले समय में हम जिला लेवल पर देश के 550 जिलाओं में बेरोजगार जोड़ो यात्रा और बेरोजगारों की संसद का कार्यक्रम लगाने जा रहे हैं, और इसकी पूर्व तैयारी आप लोगों को करना है। 33 जिलाओं का संगठन बनाना है। 33 लोग अगर होंगे, कार्यकर्ता होंगे, तो एक एक व्यक्ति को एक एक जिला का प्रभारी बना दो। बनाने से उनकी जिम्मेदारी होगी 3 महीने में उस जिला को डेवलप करना। इस प्रकार से साथियों, हम हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए लगभग 5:30 बज गए हैं, और 6 बजे तक के हमारे कार्यक्रम का यह समय है। इस सारे कार्यक्रम के दिन भर में आप लोगों के मन में अगर कोई उपस्थित सवाल आया होगा, तो आप सवाल पूछ सकते हो, हम उसका समाधान कारक जवाब देंगे। आप लोगों ने लगभग 12 बजे से ध्यान से सुनकर इस कार्यक्रम को आपने सुना और शांतिपूर्वक बैठकर सुना, इसके लिए मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, और संगठन शक्ति को मजबूती से आप बढ़ाओगे ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ। मुझे आप लोगों ने ध्यान से सुना, उसके लिए आभार, धन्यवाद, जय हिंद।